नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। और ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रिसोर्सेज। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। देखिए बच्चों, सबसे पहले रिसोर्सेज को जानने से पहले हम बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है वो है यूटिलिटी। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी जो गुड्स है, वो क्या हो सकता है? रिसोर्स हो सकता है। लेकिन वो रिसोर्स कब होगा? जब उसमें क्या होगी? यूटिलिटी होगी। और यूटिलिटी का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी इज़ ए वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स। वापस सुनिए, यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स का मतलब क्या? कि गुड्स के अंदर जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने की पावर है, जो शक्ति है, ताकत है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है। अब पेन की आपके लिए यूटिलिटी है, पेन आप लिखने के काम में लेते हैं। लेकिन सपोज़ करिए कि पेन की रिफ़िल या उसकी इंक ख़त्म हो जाती है, तो उस केस में पेन तो रहेगा, लेकिन पेन की यूटिलिटी आपके लिए क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि पेन आपके लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने की पावर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूटिलिटी होती है, जिन भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जो हमारे काम के होते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम रिसोर्सेज बोल देते हैं। यानी कि रिसोर्सेज में यूटिलिटी होती है एक चीज़। यानी कि रिसोर्सेज में एक तो क्या हो गया? यूटिलिटी। दूसरा, रिसोर्सेज में एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं वैल्यू। यानी कि कोई भी जो इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। दैट मीन्स कि अगर कोई चीज़ है, उसमें यूटिलिटी है, तो उसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वैल्यू का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी वर्थ है। अब ये जो वैल्यू है वो कई तरह की हो सकती है। वैल्यू इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब जैसे मान लीजिए मेटल है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब, इन सब की वैल्यू होती है। इनकी कौन सी वैल्यू हुई? इनकी इकोनॉमिक वैल्यू हुई। इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स कि इनको हम पैसे दे करके खरीदते हैं। यानी कि इनको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। आप ये समझिए कि मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप वाटर ले लीजिए। वाटर क्या है? एक रिसोर्स है। तो क्या वाटर की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है? होती है। वाटर की भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, क्योंकि वाटर को भी आपको पैसा दे के खरीदना पड़ता है। तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो उनकी वैल्यू होती है, और ज़्यादातर रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आगे हम चलते हैं। इसी के अंदर अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम के साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब तक इंसान ने आयरन को यूज़ करना नहीं सीखा था, कोयले को यूज़ करना नहीं सीखा था, तो ये सब चीज़ें क्या थी? इंसान के लिए बेकार थी। लेकिन जब हमने इनका यूज़ जाना, इनका यूज़ सीखा, तो आज ये हमारे लिए क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। तो कोई चीज़ जो है वो एक टाइम लेकर के भी रिसोर्स टाइमली वो बन सकती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, आगे हम ये बात करते हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो फैक्टर हैं जिससे कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या बन सकता है? दैट कैन बी रिसोर्स, इट कैन बी अ रिसोर्स। अब कैसे इसको हम समझते हैं? यहाँ पर एग्जांपल दिया है आयरन का। आयरन हम कहाँ से लेते हैं, या आयरन हमें कहाँ से? हमें आयरन, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर। We cannot find iron on the earth or somewhere in the form of whatever in which form we use this iron. So iron is not found in that form. What we do? First we extract
iron ore and from iron ore we extract the iron. So until and unless we did not know how to extract iron from iron ore, the iron ore was not useful for us, the iron was not useful for us, that means it was not resource. But when we come to know how can we extract iron from iron ore, कि जब हमने ये जाना कि आयरन और से आयरन कैसे निकालते हैं, तब हमारे लिए आयरन क्या हो गया, एक आयरन हमारे लिए क्या बन गया, एक रिसोर्स बन गया। तो टाइम के साथ आयरन एक रिसोर्स बन गया और हमने उसमें टेक्नोलॉजी लगाई, टेक्नोलॉजी सीखी, उस टेक्नोलॉजी से हमने ये जाना कि किस तरीके से हम आयरन और से आयरन निकाल सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे आयरन हमारे को एक रिसोर्स के तौर पे हमने यूज़ करना उसको शुरू कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल जो है, लोग जो हैं, वो खुद भी रिसोर्स है, जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं। तो लोग खुद एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि लोग ही यानी कि पीपल, हम लोग ही अपनी नॉलेज से, अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से इन रिसोर्सेज को यूज़ करना सीखते हैं। इफ़ समबडी आस्क यू विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, आइदर नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, so we will say that human resource are more important. ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस को अगर हम काम में लेना जानते हैं तभी हमारे लिए वो काम के हैं। रिसोर्स तो सबके लिए हैं, जो जानवर हैं अर्थ के ऊपर उनके लिए भी रिसोर्सेज हैं, पर उनके लिए वो कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं है, उनके पास वो आइडियाज़ नहीं है, उनके पास वो टैलेंट नहीं है, उनके पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है, उनके पास वो स्किल नहीं है जिससे कि उन रिसोर्सेज को वो क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। सो अभी तक हमने क्या सीखा, नंबर 1 कि रिसोर्सेज के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है यूटिलिटी और एक होती है वैल्यू। नंबर 2 कि रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर एंड दीज आर द टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कि टाइम के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ साथ हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को बनाते जाते हैं। तीसरी बात, जो पीपल हैं वो खुद अपने आप में क्या है, रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो अपनी नॉलेज, अपने डिस्कवरी, अपने इन्वेंशन, अपने टैलेंट, इन सब से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को दे कन्वर्ट इनटू रिसोर्स। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, और कोई अगर कोई खोज होती है, कोई डिस्कवरी होती है, तो उससे बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि वी कैन से अ ड्रास्टिक चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. अब इंसान ने क्या करता है कि नई नई डिस्कवरी और इन्वेंशन करता है, जिससे कि नए रिसोर्स हमारे सामने डेवलप हो जाते हैं। अब कोई एक इन्वेंशन होता है तो उस इन्वेंशन से खाली 2-3 चीज़ें ही सॉल्व नहीं होती है, खाली वो इन्वेंशन ही नहीं होता है, उस इन्वेंशन से बहुत सारे जुड़े हुए दूसरे इन्वेंशन होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें आज से हज़ारों साल पहले इंसान ने द मैन इन्वेंटेड फायर। अब इंसान ने जो है आग की खोज की, आग की खोज करने के बाद ही उसने सीखा कि वो खाने को क्या कर सकता है, कुक करके, पका करके खा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि आज के टाइम में कैन वी इमेजिन आवर लाइफ विदाउट फायर? द फायर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नॉट फॉर ओनली कुकिंग द फूड बट इन मैनी अदर वेज आल्सो फायर इज इम्पॉर्टेंट। यू कैन से इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी क्या होती है, फायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फायर का इन्वेंशन होने से खाली 2-3 चीज़ें सॉल्व नहीं हुई, उसने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया। इन द सेम वे when human being invented व्हील का जब इन्वेंशन हुआ, पहिए का जब आविष्कार हुआ, कहते हैं कि जो पहिए का आविष्कार और आग का जो आविष्कार है, ये बहुत बड़ा, यू कैन से इट्स अ रिवोल्यूशनरी, ये क्रांतिकारी आविष्कार था, क्योंकि पहिए के आविष्कार के बाद क्या हुआ, पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या हो गया, चेंज हो गया। बाकी सब जो गाड़ियाँ वगैरह आप जानते हैं, सब हम उसमें नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही धीरे धीरे नए नए इन्वेंशन और डिस्कवरी से हमारे सामने नए नए रिसोर्सेज आते हैं। आगे देखते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब पानी जो होता है उसको हमने क्या कर दिया, पानी के तौर पर तो यूज़ होता ही है, लेकिन पानी से ही हमने क्या कर ली, बिजली बना ली, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से कई इन्वेंशन हुए और इन्वेंशन से कई रिसोर्सेज भी डेवलप होते हैं। कुछ साइड में आपके ग्लोसरी दी है, इसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे।
देखिए जैसे दे रखा है पेटेंट, एक फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है आपके पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक तरह का लॉ है, पेटेंट एक रूल है। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पूरी दुनिया में ही अभी क्या है, कोरोना की महामारी फैल रही है और अभी तक उसकी कोई दवा जो है, मेडिसिन या वैक्सीन जो है, उसकी अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ। अब पेटेंट का मतलब ये है, पेटेंट जैसे मैंने कहा कि एक लॉ है कि अगर कोई कंपनी इस मेडिसिन खोजती है, कोरोना की कोई मेडिसिन वो इन्वेंशन कर लेती है और वो कंपनी उस मेडिसिन का क्या करा लेती है, पेटेंट करा लेती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और दूसरी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो है, एनी पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस दैट मेडिसिन और वैक्सीन विदाउट द परमिशन ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी के पास ही उसको प्रोड्यूस करने का क्या होगा, पेटेंट होगा, राइट होगा, और इसको हम कहते हैं पेटेंट। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर ग्लॉसरी में दिया हुआ है, दैट इज़ अबाउट द टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को नए नए तरीके से करना, नई नई स्टाइल से करना, नए स्ट्रेटजी से करना, दैट इज़ कॉल्ड द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से, टाइम चेंज होने से धीरे धीरे रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। यहाँ तक की बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए रिसोर्सेज को हम मोटे तौर पे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन खुद एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज का बच्चों मतलब ये है कि अगर कोई रिसोर्स हमको डायरेक्ट नेचर से मिलता है और बिना किसी मॉडिफिकेशन के हम एज इट इज़ उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। It has been written in your book also, you can read out that resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water we drink in our rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. तो एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आप अगर एग्जांपल लें एयर का और सनलाइट का, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें किसी तरह की कोई इनको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर हम कोयला, लोहा या कोई और मेटल को यूज़ करते हैं तो उसको हम पहले किसी और चीज़ में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो एयर, वाटर, सनलाइट ये नेचुरल रिसोर्स हैं बिकॉज दे कैन डायरेक्टली यूज्ड बाय द पीपल, they can be used directly by the human beings because we do not need any modification among them। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन इन नेचुरल रिसोर्स इसमें ज़्यादातर बहुत सारे हमारे को क्या मिले हुए हैं, एज अ फ्री गिफ्ट मिले हैं ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली इन सम केसेस। कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसको अलग तरीके से चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रूड ऑयल है, आयरन है ना, कोयला है, इनको हमें क्या करना पड़ता है, टूल और टेक्नोलॉजी से कुछ अलग फॉर्म में इसको चेंज करना होता है और फिर हम इनको यूज़ करते हैं। ये भी क्या है, सारे नेचुरल हैं। तो नेचुरल, अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ रिन्यूएबल एंड अदर इज़ नॉन रीन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या मतलब होता है, देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स रीन्यू। देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है रीन्यू। रीन्यू का मतलब कि हम, जैसे आपने कभी देखा होगा फीस आपकी क्या होती है, रिन्यू होती है, कि आपने फ़ीस भरी 3 महीने की, उसके बाद फिर से उसको फ़ीस भरना है, तो ये क्या है, रिन्यू करना हुआ। इसी तरीके से लोग जो है ना LIC की पॉलिसी लेते हैं या अपनी कार की पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं कार का, तो कार का इंश्योरेंस भी क्या होता है, रिन्यू होता है। रिन्यू होता है का मतलब 1 साल बाद जब वो ख़त्म हो जाता है इंश्योरेंस, तो उसके बाद से फिर से हम पैसा देते हैं तो वो हमारा इंश्योरेंस वापस चालू होता है। इसका मतलब किसी चीज़ को दोबारा करना। तो यहाँ रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, इसका मतलब कि वो रिसोर्सेज वापस से बन सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उन रिसोर्सेज को वापस से गेन किया जा सकता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो यू कैन सी हेयर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड का मतलब जो वापस बन जाते हैं क्विकली, फटाफट से बनते हैं। फटाफट का मतलब यह नहीं कि 10 मिनट में, 5 मिनट में, आधा घंटे बन गया। फटाफट से क्विकली का मतलब यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 5 साल भी है तो वो क्विकली ही माना जाएगा। दैट मीन्स कि दैट रिसोर्सेज कैन बी रीबिल्ट। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड
इनमें से कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, जैसे कि एयर हो गई, जैसे कि सनलाइट हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, दीज आर अनलिमिटेड। बट हमारी जो केयरलेसनेस है और हमारा जो कैजुअल एटीट्यूड है उसकी वजह से इनकी भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। वाटर जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural resource is a major problem in many parts of the world today। ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड में हो रही है, इसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो नेचुरल रिसोर्स है दैट इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब कि अगर हम उसको एक बार यूज़ कर लेंगे, इफ़ दे आर एग्जॉस्टेड, इफ़ दे आर एक्सट्रैक्ट एंड इफ दे आर यूज्ड वन टाइम, then to rebuild or to renew these resources we need lot of time means thousands of years we need to renew these resources. So we say that these resources are non renewable resources. For example, crude oil, petroleum, coal, natural gas, है ना, minerals, all these are non renewable resources. It means if we extract out them once, then they cannot renewed again within the earth। पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर अगर एक बार हम उनको निकाल लेंगे तो दोबारा उनको बनने के अंदर हज़ारों साल लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लाइफ में तो वो हमको वापस मिलेंगे ही नहीं। तो दैट मीन्स कि दे आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके बाद देखिए हम डिस्कस करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि दीज रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, और इनका जो रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरिन, लाइक क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। टेरिन का मतलब होता है जो सॉइल है उसकी किस तरह की स्ट्रक्चर है, देन क्लाइमेट कैसा है, और उसके बाद एल्टीट्यूड यानी कि जो सी लेवल है उससे उस प्लेस की हाइट कितनी है। तो अलग अलग क्लाइमेट के अंदर अलग अलग तरह के मिनरल्स या जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मिलते हैं, और हर एवरी नेचुरल रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड एवरीवेयर एंड इन द सेम क्वांटिटी। दैट मीन्स द रिसोर्सेज आर फाउंड इन डिफरेंट क्वांटिटी। दैट्स वाई वी से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। Why it is unequal? Many times the question is asked that why the resources are unequal, why the distribution of resources are unequal. It is unequal because the distribution of resources depend on the three different factors, and these are the physical terrain है, climate है and altitude. And you know that the climate, terrain and altitude of the different place is different. जब climate different होगा, एल्टीट्यूड डिफरेंट होगा, टेरेन डिफरेंट होगा, तो उस एरिया में मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज के अंदर क्या दो चीज़ होती हैं, यूटिलिटी और वैल्यू। यूटिलिटी का मतलब आपको पता लग गया, वैल्यू का मतलब आपको पता लग गया। कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस रिसोर्स कब होगा, जब उसकी यूटिलिटी और वैल्यू हो, तो देन दैट वुड बी रिसोर्स। इन द सेम वे कि द रिसोर्सेज आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के रिसोर्सेज हैं। जैसा हमने पढ़ा कौन कौन से हैं थ्री टाइप के रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब जो नेचुरल रिसोर्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एंड नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है। दैट मीन्स दे आर फाउंड इन द डिफरेंट क्वान्टिटी इन द डिफरेंट प्लेसेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब जो भी इंसान ने बनाया वो सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। अब क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन इसको जब तक हम मॉडिफाई नहीं करते, इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते, इसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब चीज़ें हम वैक्सीन वगैरह, ये सब हम वैक्स वगैरह ये सब हम निकालते हैं, उसके बाद ये हमारे लिए क्या हो जाता है, रिसोर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर। कि आयरन जो था वो एक रिसोर्स नहीं था तब तक जब तक कि लोगों ने आयरन ओर से आयरन को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखा।
दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, अपने ज़रूरत और अपनी यूटिलिटी के लिए उनको मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मशीन्स बनाते हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, ऑल आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। मैक्सिमम चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं दे आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। तीसरा टाइप का जो रिसोर्स है दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि ह्यूमंस के अंदर जो क्वालिटी है, टैलेंट है, कुछ नॉलेज है, उनके अंदर जो स्किल है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो, है ना। अगर ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स कब मानेंगे, जब उनके पास नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो और स्किल हो, टैलेंट हो, तो दे कैन बिकम ह्यूमन रिसोर्स। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। और कोई भी इंसान जो है उसको एक रिसोर्स कब बनेगा वो, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इस रिसोर्स हो। कोई मान लीजिए भिखारी है जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता है, ही इज़ ह्यूमन। वो जो भिखारी क्या है, ह्यूमन तो है, आदमी है, मनुष्य है, पीपल है, इंसान है, लेकिन दैट इज़ नॉट रिसोर्स। वो रिसोर्स क्यों नहीं है, वो रिसोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है और उसका हमारे कंट्री के लिए कोई भी यूज़ नहीं है। दैट्स वाई वी से दैट एवरी पर्सन इज नॉट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। हर आदमी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स वही है जिसके पास कोई एजुकेशन हो, जिसके पास कोई नॉलेज हो, जिसके पास कोई टैलेंट हो। तो अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, इसको बढ़ाना है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेनली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है एजुकेशन और एक होता है हेल्थ। क्योंकि लोग हेल्दी होंगे तभी अच्छा काम कर पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उनका काम स्किल उनके अंदर अच्छा डेवलप होएगा। और दूसरा हो गया एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में उसको जो है नॉलेज मिलती है, उसको टैलेंट और स्किल मिलता है, तभी वो किस में कन्वर्ट होएगा, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होगा। जितने भी साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये सब हमारे लिए क्या हैं, दीज ऑल आर ह्यूमन रिसोर्स because they do lot of work and they have the knowledge, expertise, skill, talent etc. नेक्स्ट है हमारा कि improving the quality people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। और जब हम लोगों के अंदर ये एजुकेशन को डेवलप कर दें, उनके अंदर टैलेंट को डेवलप करें, उनके अंदर स्किल को डेवलप करें, तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ऊपर कुछ ग्लोसरी रह गई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं हाथों हाथ। जैसे एक तो यहाँ लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटी मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में दो चीज़ें आती हैं। एक तो आ गया नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, 135 करोड़ है, तो ये लोगों की जो संख्या होगी ना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स होगा। हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा हैं, भारत में ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा हैं। क्यों कह सकते हैं कि भारत में ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत की आबादी क्या है, ज़्यादा है। और दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो चीज़ आती है वो है एबिलिटी किसकी, एबिलिटी ऑफ पीपल। और वो एबिलिटी किस में है, नॉलेज है, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी जो उनकी होगी, उसको मिला के हम ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। Though there are differing views regarding treatment of human as a resource, one cannot deny the fact that it is that skill of human that help in transferring the physical material into valuable resource। और ह्यूमन के अंदर, पीपल के अंदर माइंड है, ब्रेन है और नॉलेज है। That's why they can use the objects or substance for their betterment, for their usefulness, and they convert these objects into resource। तो ये एक मेन करेक्टर है लोगों का, पीपल का, ह्यूमन बीइंग्स का, कि उसको पता है कि नेचुरल से जो हमें चीज़ें मिली है उनको हम एज अ रिसोर्स कैसे यूज़
कर सकें। आई थिंक हम यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद एक ग्लोसरी का एक और टॉपिक हमारे पास है, दैट इज़ स्टॉक ऑफ रिसोर्स। स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। जैसे कि इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल जो है उसके कितने स्टॉक हैं, हालांकि हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल बहुत कम है। अब जैसे कि हमारे यहाँ कोयले के कितने स्टॉक्स हैं, कोयले के स्टॉक्स मतलब कि कितने लाख टन कोयला हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, या कितने मेट्रिक टन हमारे यहाँ पर कोयला अवेलेबल है, या कितने मेट्रिक टन हमारे यहाँ पर कोई और जो है चीज़ अवेलेबल है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहते हैं। और देखिए बच्चों, ग्लोसरी के अंदर क्या रहा है, हम एक और चीज़ देखते हैं, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास कंजर्विंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन्स चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो, वी शुड यूज़ रिसोर्सेज इन सच अ वे सो दैट दे शुड नॉट बी वेस्टेड। एक दो पॉइंट हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम कहते हैं कि रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ हो कि वो टाइमली रिचार्ज हो जाएं। टाइमली रिचार्ज हो जाए मतलब वापस से रिन्यू हो सकें, उस स्पीड से हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप इस चीज़ को समझिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का ये मतलब कतई नहीं है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दें, हम रिसोर्सेज को यूज़ ना करें, ये कंजर्वेशन नहीं है। कंजर्वेशन का देखिए आपके बुक में बिल्कुल बेटा साफ साफ मीनिंग दिया हुआ है। कंजर्वेशन मीन्स कि रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करें, देखिए ये लिखा हुआ है, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैट इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड नॉन रिन्यूएबल आर कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि रिसोर्सेज को हम केयरफुली यूज़ करें, सावधानी से यूज़ करें। केयरफुली यूज़ करने का मतलब क्या हुआ? केयरफुली यूज़ करने का मतलब हुआ कि हम उनको वेस्ट ना करें और उनको इस तरह से यूज़ करें कि उनको कम से कम वापस बनने का, वापस रिन्यू होने का टाइम उनको मिल जाए। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये आपके ग्लोसरी में भी दिया हुआ है, तो इसको हम जरा रीडिंग करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसको समझिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, उसकी ग्रोथ करना, ये डेवलपमेंट है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। तो दैट मीन्स का डेवलपमेंट शुड इन सच अ वे सो दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी सस्टेन्ड, कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि डेवलपमेंट हमेशा बना रहे। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को समझिए कि वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज इन सच अ वे सो दैट दिस रिसोर्सेज में अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। देखिए मैं इसको मतलब समझाता हूँ। आप ये जानते हैं कि कोयला जो है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। यानी कि कोयला जो है एक दिन अगर हम उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो वो कभी ना कभी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कि इस कोल का यूज इस तरीके से हो कि वो हमारे काम में भी आ जाए, लेकिन उसका उतनी ही क्वांटिटी में हम यूज़ करें जिससे कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी कोल क्या रहे? अवेलेबल रहे, क्योंकि कोल तो नॉन रिन्यूएबल है और कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आज हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आज हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर में जो लोग जनरेशन आएगी उसके पास कोल नहीं बचेगा। इसलिए हमको इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज हमेशा क्या रहें? अवेलेबल रहें। दूसरी बात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है बच्चों इम्पॉर्टेंट, कि आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है या जो आपकी टेक्निक्स हैं वो इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, कोई लॉस नहीं हो। दैट मीन्स द टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट शुड बी सच टाइप सो दैट दे विल नॉट मेक हार्म टू द एनवायरनमेंट। तो हमको इसका भी इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
ये लास्ट में हम यहाँ पर एक चैप्टर में देखते हैं बेटा इसमें कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, द फ्यूचर ऑफ आवर planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system like nature provides. Therefore it is our duty to ensure, यानी कि जो हमारा जो प्लेनेट है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये लोगों के लिए रहने लायक तभी रहेगी या लोग यहाँ पर तभी लाइक करेंगे कि अगर हम जो हमारा लाइफ सपोर्ट है, और लाइफ सपोर्ट में क्या आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाता है, जिसमें आप एयर भी कह सकते हो, वाटर भी कह सकते हो, और नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते हो। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर है, सनलाइट है, वाटर है, इन सब को मेंटेन रखना, इन सब को सस्टेन रखना, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमें हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ये इंश्योर करें कि ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का अभी जस्ट मैंने मतलब बताया कि आपको ये ध्यान रखना है सस्टेनेबल में दो बातें हैं कि एक तो रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ हो कि वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो, और दूसरा जो हमारी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस तरह की ना हो जिससे कि एनवायरनमेंट को लॉस हो। सेकंड है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड। अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का आप मतलब समझ गए होंगे, एक आपने वर्ड पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट दे शुड प्रोटेक्ट अदर एनिमल्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए और जानवरों को मार दे, और हमने ऐसा किया है, बहुत सारे जानवरों को हमने मारा है, उससे क्या हुआ, उनकी स्पेसीज ही ख़त्म हो गई, कई मतलब जातियाँ जो है जानवरों की वो ख़त्म हो गई, पक्षियों की ख़त्म हो गई। आपने सुना होगा बहुत सारे टाइगर्स का जो है शिकार हुआ है, हाथियों का, हाथी दांत के लिए उसको मार देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है नेचर की, डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स रहते हैं वो डाइवर्सिटी भी हमको क्या रखनी है, मेंटेन रखनी है। और तीसरी बात, जैसे कि अभी मैंने पहले कहा कि द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, कि हम इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करें हमारे डेवलपमेंट की जिससे कि जो एनवायरनमेंट को लॉस होता है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो, बहुत कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम नई नई गाड़ियाँ बनाते हैं, गाड़ियाँ जो है सड़कों पे चलती है, उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम नई नई गाइडलाइन जारी करती है और एक पैरामीटर फिक्स करती है, स्टैंडर्ड फिक्स करती है कि भाई आपकी गाड़ी से इस तरह से किसी प्रकार का एनवायरनमेंट लॉस नहीं होना चाहिए, गाड़ी की टेक्नोलॉजी इस तरह की होनी चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, दीज आर द 3 ड्यूटीज़ कि डेवलपमेंट सस्टेन हो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व्ड रहे, और डेवलपमेंट जो है वो हमारा हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी किसी तरह का लॉस नहीं हो। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।